हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई यानी डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने बायोलॉजी का 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज तैयार किया है, जिसका कि ये 22वां वीडियो है। और आज के 22वें वीडियो में हम लोग क्लास से 12th के बायोलॉजी का एक बेहद खास चैप्टर करने वाले हैं। वह है मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, इंग्लिश में बोले तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ना है, नाम से आपको पता चल रहा होगा कि कोई भी सूक्ष्म जीव है जो कि मानव के कल्याण में मदद करता हो। यानी वैसे इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कुछ माइक्रोब्स हैं यानी सूक्ष्म जीव हैं जो कि हम लोग के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। तो वो आखिर कैसे हेल्पफुल साबित होते हैं, कैसे मददगार साबित होते हैं, कैसे वो सूक्ष्म जीव हमारे लिए अच्छे हैं, तो ये चीज़ के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फ्रिक्वेंटली 1 से 2 क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन आता है। अगर आप क्वेश्चन का ट्रेंड देख लें, इसका 2 पार्ट आएगा, पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 भी आएगा। तो आप अगर इस दोनों पार्ट को देख लेंगे तो आपको ट्रेंड पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है। फिर आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो पार्ट 2 के लिए फटाफट वीडियो का लाइक टारगेट है 100, फटाफट 100 लाइक्स कंप्लीट कीजिए, फिर इसका पार्ट 2 भी कल अपलोड हो जाएगा। ओके, चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी के नाम से बना दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते हैं, साथ ही साथ जो क्लास चल रहा है इसका पीडीएफ नोट्स यहीं पे मिलता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ पे उदित एकेडमी सर्च करना है, फिर हमारे टेलीग्राम चैनल का पेज आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। फिर आपको हमारे सारे क्लास के नोटिफिकेशन, और यहाँ पे कुछ दिन में क्विज भी स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के सीरीज को। तो पहला ही क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक्स क्या है? आखिर प्रोबायोटिक्स टर्म क्या होता है? देखिए, ये क्वेश्चन एक तरीके से सब्जेक्टिव वाइज होता है, लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव में भी पहले एक कॉन्सेप्ट है प्रोबायोटिक्स। ठीक है, मैं समझाता हूँ कि आखिर प्रोबायोटिक्स क्या होता है। बिल्कुल अच्छे तरीके से आराम से आपको समझना है, यहाँ पे कोई हड़बड़ी नहीं करना है। देखिए, बायोटिक्स का मतलब क्या होता है? लाइफ, कोई जीव। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। बायोटिक्स का मतलब होता है कोई जीव है। प्रोबायोटिक्स, ठीक है, तो प्रोबायोटिक्स वैसे जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव कहने का अर्थ वैसे जीव जिसको हम लोग अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं, उसको हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, तो वैसे सूक्ष्म जीव जो कि हम लोग के शरीर के लिए क्या हो? फायदेमंद हो, हम लोग उसको खाते हो तो वो हमारे शरीर को क्या पहुंचाता हो? लाभ पहुंचाता हो, और हम लोग को उससे हानि बहुत कम से कम होता हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोबायोटिक्स। सीधा सीधी कहें तो वैसा बैक्टीरिया, वैसा जीवाणु जो कि, या फिर वैसा ईस्ट जो कि हमारे लिए क्या हो? लाभदायक हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोबायोटिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवित सूक्ष्म जीवी भोजन संपूरक, यानी कि जीवित सूक्ष्म जीवी होना चाहिए और वो भोजन संपूरक यानी भोजन का संपूरक होना चाहिए। वो भोजन के द्वारा हम लोग ले तो कोई दिक्कत नहीं हो। तो क्या आपको प्रोबायोटिक्स क्लियर हुआ? प्रोबायोटिक्स का कॉन्सेप्ट देखिए, अच्छे बच्चे नहीं समझ पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, मैं फिर से समझाता हूँ। प्रोबायोटिक्स कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। प्रोबायोटिक्स उनको कहा जाता है जो वैसे सूक्ष्मजीवी जो कि हमारे भोजन के संपूरक हो, यानी हम लोग उसको भोजन के रूप में ग्रहण भी कर सकें। जैसे कि दही में आपको पता है ना, दही में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, तो इसको हम लोग खाते हैं और हमारे शरीर के लिए ये काफ़ी फायदेमंद भी होता है। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? लैक्टोबैसिलस क्या है? एक प्रोबायोटिक्स है। उसी तरीके से कुछ ईस्ट हैं, कुछ फंगी हैं जो कि हम लोग खाते हैं। कुछ ईस्ट्स हैं जो कि इडली डोसा बनाने में मदद करता है, इडली डोसा का आटा बनाने में, वो भी खाते हैं। तो जो भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के लिए बेहद मतलब यूजफुल हो, मददगार हो, मदद करे हमारे शरीर में, हेल्प करे, कोई हानि ना पहुंचाए, कम से कम हानि पहुंचाए, उसको हम लोग प्रोबायोटिक्स कहते हैं। क्या आपको समझ में आ गया? प्रोबायोटिक्स, लास्ट बार मैं बोल रहा हूँ, वो जीव होते हैं, वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल होते हैं और भोजन के संपूरक होते हैं, यानी उसको हम लोग भोजन के द्वारा ग्रहण भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लैक्टोबैसिलस, जैसे कि दही के साथ करते हैं। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रोबायोटिक्स से है
दूध से दही बनाने के लिए किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? काफी फेमस क्वेश्चन है कि दूध से जो दही बनता है वो किसके कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। और लैक्टोबैसिलस का पूरा नाम अगर नहीं पता है तो आज आपको बता दें कि लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम है। अगर अगर ऑप्शन में लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस लिख दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो दूध से दही बनाने की जीवाणु किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस। और यहाँ पे लैक्टोबैसिलस क्या हो जाएगा? प्रोबायोटिक्स हो जाएगा। लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस या फिर क्लॉस्ट्रिडियम जो भी है ये प्रोबायोटिक्स नहीं कहलाएंगे क्योंकि हम लोग इसका ग्रहण नहीं करते हैं। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो आपको यहाँ पे भी पता चल रहा होगा ये भी प्रोबायोटिक्स है क्योंकि हम लोग इडली और डोसा जो खाते हैं वहाँ पे भी सूक्ष्म जीव को उपयोग में लाया जाता है। बताते हैं कैसे। जैसे कि देखिए, इडली और डोसा का जो आटा होता है वो बेसिकली चावल का आटा होता है। चावल के आटा को क्या किया, चावल को पीस करके उसका आटा बना के उसको रात भर छोड़ा जाता है। रात भर क्या किया जाता है? छोड़ा जाता है। उसमें उस रात भर में उसमें क्या जनरेट हो जाता है? ईस्ट। उसमें क्या पैदा ले लेता है? ईस्ट। और वही ईस्ट के कारण वो इडली और डोसा का आटा बन पाता है जिससे वो बेहतर स्वाद लाता है और वो फूल पाता है। ठीक है, तो इडली और डोसा का जो आटा है किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग में से बनाया जाता है? तो वो है ईस्ट। तो ईस्ट भी क्या हो गया? क्या हो गया? प्रोबायोटिक्स। तो क्या आपको प्रोबायोटिक्स क्लियर? वैसे जीव, वैसे सूक्ष्म जीव जो हम भोजन के संपूरक के रूप में ले सकें। ठीक, जैसे कि ईस्ट हो गया, फिर लैक्टोबैसिलस हो गया, तो शायद क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक 1 सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी खोज महज एक संयोग बस घटना है? तो याद रखिएगा, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। क्या है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि मतलब इसका प्लानिंग करके खोज नहीं किया गया। ऐसा नहीं था कि प्लानिंग था कि नहीं हमको अब एंटी पेनिसिलिन खोजना है। नहीं, खोज कुछ और रहे थे, खोज हो गया पेनिसिलिन का। तो इस कारण से बोला जाता है कि संयोगवश खोज किसका हुआ था? तो पेनिसिलिन का हुआ था। और पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है और सबसे पहला खोजा जाने वाला एंटीबायोटिक कौन सा है? तो पेनिसिलिन है। और पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने पेनिसिलिन का खोज किया था। और पेनिसिलिन का खोज कोई प्लानिंग के साथ नहीं हुआ था, बेहद एक क्या है? संयोग बस घटना है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक बेकर ईस्ट है? बेकर ईस्ट यानी जो कि केक बनाने में बेकरी में यूज होता है, वो कौन सा ईस्ट है? तो आपको बता दें कि एस सेरिवेसी नाम का ईस्ट होता है जो कि बेकरी में यूज किया जाता है अक्सर। तो ये भी क्या हो गया? एक प्रोबायोटिक्स हो गया। अगर एस सेरिवेसी का हम लोग बात करें, अगर एस सेरिवेसी का हम लोग बात करें तो उसको फुल फॉर्म क्या बोलते हैं? सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। क्या बोलेंगे? सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। तो बेकर ईस्ट के रूप में अगर प्रयोग करना हो तो हम लोग एस सेरिवेसी का उपयोग करते हैं। और ये भी क्या हो गया? एक प्रोबायोटिक्स हो गया। आशा करते हैं आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट, वीडियो कंप्लीट देखने के बाद एक कमेंट कर दीजिएगा कि जी हाँ सर समझ में आ गया, जिससे हमको फुल एनर्जी मिलता है और मैं बेहतर काम करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख स्रोत है? ये जो हम लोग ईस्ट इडली में भी खाएं, है कि नहीं? इडली में भी खाएं, बेकर यानी केक वेक जो बनाते हैं उसमें भी ईस्ट खाएं, तो आखिर ये किस चीज का स्रोत है? ईस्ट तो हमने बोल दिया कि क्या है? प्रोबायोटिक्स है, यानी हमारे शरीर के लिए भोजन संपूरक है और ये मददगार भी है। तो आखिर किस चीज के प्रमुख स्रोत है ये? तो राइबोफ्लेविन का प्रमुख स्रोत है, यानी विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। तो देखिए आपको ऑप्शन में किस तरीके से फंसा सकता है। यहाँ पे बोल देगा ईस्ट किसका प्रमुख स्रोत है, तो आंसर विटामिन B2 भी जाएगा। अगर राइबोफ्लेविन ऑप्शन में तो राइबोफ्लेविन भी जाएगा। तो जी हाँ, आपको याद रखना है ईस्ट का जो प्रमुख स्रोत है, ईस्ट जो प्रमुख स्रोत है किस चीज का? तो वो राइबोफ्लेविन का है। और राइबोफ्लेविन को ही हम लोग विटामिन B2 भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घायल अमेरिकन सैनिक द्वारा निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक सर्वाधिक उपयोग किया गया था। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उस समय काफ़ी सैनिक घायल हुए थे और वहाँ पे एक ही मात्र एंटीबायोटिक था जो कि खोजा हुआ था और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ था, तो वो है पेनिसिलिन। क्या? पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जितने भी अमेरिकन सैनिक घायल हुए थे उनको किसका जरूरत पड़ गया, किसका यूज किए थे सबसे ज़्यादा? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का यूज किए थे। तो चलिए फटाफट बताइए, तो पेनिसिलिन का खोज क्या है? संयोग बस घटना है, ठीक। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेगर का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? आपने विनेगर देखा होगा, विनेगर नहीं देखा है? एक सेकंड दिखाता हूं मैं। विनेगर देखिए, ये है विनेगर। अक्सर देखा जाता है किसमें? चाउमीन के दुकान पे जो पानी जैसा आपको चाउमीन में डालता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विनेगर कहते हैं। क्या कहते हैं? विनेगर कहते हैं। वो पानी जैसा होता है और उसका स्वाद क्या होता है? हल्का खट्टा होता है। तो उसमें जो खट्टा स्वाद है वो किसके कारण होता है? तो याद रखिए, एसिटिक अम्ल के कारण विनेगर का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। जी हाँ, आपको बता दें कि विनेगर का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। और किसके कारण खट्टा होता है? क्योंकि उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। फिर लैक्टिक अम्ल किसका? याद रखिए, लैक्टिक अम्ल के कारण भी क्या होती है? खट्टी ही होती है चीज़ें। जैसे कि दही, दही खट्टा किसके कारण होता है? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन यहाँ विनेगर के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब है कि अगर विनेगर के बारे में पूछे, अगर विनेगर के बारे में पूछे, विनेगर के बारे में पूछे तो एसिटिक अम्ल, अगर दही के बारे में पूछे तो क्या मारेंगे? क्या? लैक्टिक अम्ल। क्या सही समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक पदार्थ जो किसी सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पादित हैं तथा दूसरे सूक्ष्म जीव को मारने या उसकी वृद्धि को कम करते हैं, क्या कहलाते हैं? मैं तब से एंटीबायोटिक 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 वर्ड यूज कर रहा हूँ। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा आखिर एंटीबायोटिक होता क्या है। देखिए, बायोटिक यानी कोई जीव के कहते हैं, एंटीबायोटिक यानी किसी जीव के अगेंस्ट काम करेगा, किसी को ये वृद्धि करने से रोकेगा, कोई जीव को क्या करेगा? वृद्धि करने से रोकेगा, यानी उसको मारेगा भी, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि रासायनिक पदार्थ ये क्या होते हैं? एक रासायनिक पदार्थ होते हैं और वो ये भी किसी सूक्ष्म जीव से ही क्या के तैयार किए जाते हैं। जो पेनिसिलिन है, वो पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। और वो जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है वो भी एक बैक्टीरिया से निकाला गया है। वो कौन सा बैक्टीरिया था? पेनिसिलियम नोटेटम नाम का बैक्टीरिया था। क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम नाम का बैक्टीरिया। तो जो भी एंटीबायोटिक होता है वो भी किसी सूक्ष्म जीव से निकाला हुआ होता है और वो दूसरे सूक्ष्म जीव को हमारे शरीर में वृद्धि नहीं करने देता है और उसको मारने का काम करता है। इस कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो हम आप मेरे ख्याल से आप एंटीबायोटिक समझ गए होंगे। एंटीबायोटिक उसको कहते हैं, एंटी यानी अगेंस्ट, बायो मतलब जीव, किसी जीव के अगेंस्ट में काम करे। तो एंटीबायोटिक्स तैयार कहाँ से किया जाता है? तो किसी सूक्ष्म जीव के द्वारा ही तैयार किया जाता है। और वो काम क्या करता है? तो शरीर के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं उसको मारने के में और उसके वृद्धि को कम करने में भी मदद करता है। तो सीधा आपको आंसर मार लेना है एंटीबायोटिक। कोई दिक्कत? कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सब में यहाँ देखिए एंटी लगा हुआ है, एंटा एसिड, एंटीसेप्टिक, लेकिन नहीं, आपको आंसर क्या टिक करना है? एंटीबायोटिक। तो क्या आपको क्लियर हो रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरॉइड निर्माण में प्रयुक्त फफूंदी कौन सा है? देखिए, स्टेरॉइड का भी निर्माण, कुछ कुछ फफूंदी हैं जो कि स्टेरॉइड का निर्माण करती हैं, वो कौन सा है? तो राइजोपस स्टोलोनिफर। देखिए, इस चैप्टर में कुछ रटने वाली बातें हैं, याद करने वाली बातें हैं और आपको याद करनी पड़ेगी। और बायोलॉजी को प्योरली हिंदी में नहीं पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे अब राइजोपस स्टोलोनिफर हिंदी में लिखने में मतलब टाइप ही नहीं हो पा रहा था, तो इसको इंग्लिश में ही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि बायलिंगुअल लैंग्वेज को प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों पेपर में आएगा। तो आपको अगर हिंदी में नहीं कुछ समझ में आ रहा हो तो एक बार इंग्लिश में भी उस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो मैं CUET की तैयारी के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ बायोलॉजी का सीरीज, वहाँ पे मैं इंग्लिश स्लाइड ही यूज करूँगा, इंग्लिश में क्वेश्चन लिखूँगा, लेकिन समझाऊँगा उसको बिल्कुल हिंदी में। और आप सभी बच्चे को CUET का फॉर्म भरना है। वीडियो के लास्ट में मैं बताया हूँ कि कैसे कहाँ पर पता करना है ये चीज़, तो आपको टेंशन नहीं, अभी पहले पढ़ लीजिए।
स्टेरॉइड का निर्माण जो प्रयुक्त फफूंदी है वो कौन सा है? तो राइजोपस स्टेलोनिफर का जो है, ये देखिए ब्रेड के ऊपर जो जमता है ना फफूंदी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राइजोपस स्टेलोनिफर है। और यही क्या का चीज़ का निर्माण करता है? स्टेरॉइड का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्कोहल से विनेगर का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो देखिए अल्कोहल से क्या चीज़ से? अल्कोहल यानी शराब से जो विनेगर बना लिया जाता है, अल्कोहल से जो विनेगर बना लिया जाता है वो किसके द्वारा? तो ये भी किसी बैक्टीरिया के द्वारा ही बनाया जाता है, वो है एसिटोबैक्टर एसिटी द्वारा। क्या? एसिटोबैक्टर एसिटी द्वारा। आप 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे, 2-3 बार खुद से मेरे साथ बोलिए, तब आपको याद होगा ये चीज़ें। ठीक है, अल्कोहल से विनेगर का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो एसिटोबैक्टर एसिटी के द्वारा। किसके द्वारा? एसिटोबैक्टर एसिटी के द्वारा अल्कोहल से विनेगर बन लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं क्या कहलाते हैं? देखिए कुछ जीवाणुओं के समूह होते हैं, जैसे कि बहुत सारा जीवाणु का समूह है। ठीक है, वो कुछ जीवाणुओं के समूह हैं और फफूंदी के तंतुओं से जुड़ जाते हैं, एक बगल से सब जुड़े हुए होते हैं, तो उसको उस ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो उस ग्रुप को फ्लॉक्स का नाम दिया जाता है। उस ग्रुप को क्या चीज़ का नाम दिया जाता है? फ्लॉक्स। क्या? फ्लॉक्स। तो फ्लक्स क्या है? एक ग्रुप है, किसका? बैक्टीरिया का, जो कि आपस में फफूंदी के तंतुओं से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। तो क्या आपको क्लियर हुआ कि फ्लॉक्स क्या है? तो फ्लॉक्स जीवाणुओं का समूह है जो कि आपस में किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? तो फफूंदी के तंतुओं से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोबर गैस में सबसे अधिक मात्रा में निहित है। तो गोबर गैस का प्लांट आपको दिख रहा होगा, और गोबर गैस में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो है मीथेन गैस। कौन सा गैस? मीथेन गैस। और मीथेन का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, CH4। तो ऑप्शन में अगर CH4 भी दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो गोबर गैस में सबसे अधिक मात्रा में निहित है तो वो कौन सा हो जाएगा? मीथेन गैस। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। समझने वाली कोई खास बात नहीं है, यादें रखनी है चीज़ें, और याद रखने के लिए आपको भाई 2 से 3 बार तो रिवाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को भी रिवाइज़ करना पड़ता है, तभी हम लोग को भी याद रह पाता है, क्योंकि नाम थोड़ा दूसरे टाइप का है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जानवर के रुमेन में पाया जाने वाला जीवाणु है। क्या समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन से कि जानवर के रुमेन में, क्या? जानवर के रुमेन में पाया जाने वाला जीवाणु। सबसे पहली बात तो रुमेन वर्ड पे हम लोग फोकस करते हैं। देखिए कुछ जानवर जो कि घास खाते हैं, जैसे कि गाय, बकरी, उसमें रुमेन होता है। क्या होता है? रुमेन होता है। आपको दिखा दे रुमेन, देखिए यहाँ पे रुमेन लिखा है, तो उसमें क्या होता है? रुमेन होता है। तो उस रुमेन, पेट के अंदर क्या होता है? रुमेन होता है। ये सब में नहीं होता है, ऐसा नहीं कि इंसानों में भी होता है, नहीं, ये उसमें होता है जो कि क्या खाते हैं? घास खाते हैं। उसके पेट में एक पोर्शन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रुमेन कहते हैं। और इसी पोर्शन के होने के कारण घास खाने वाले जीव को एक और नाम दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? रूमिनेंट्स। क्या कहा जाता है? रूमिनेंट्स। देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वैसे जानवर जो कि क्या खाते हैं? घास खाते हैं, उनके पेट में एक लेयर, मतलब एक जगह बना होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रूमेन कहते हैं। और उस रूमेन में कुछ बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीवाणु पाया जाता है। वो कौन सा बैक्टीरिया है? तो वो है मिथेनोबैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरिया है? मिथेनोबैक्टीरियम। और उसी के कारण मिथेनोजेंस उसको बोला जाता है। उसका दोनों नाम है, मिथेनोजेंस भी उसी का नाम है, मिथेनोबैक्टीरियम भी उसी को बोलते हैं। क्या आपको क्लियर है? नहीं क्लियर है तो एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए रूमेन, जानवर के रूमेन में पाया जाने वाला जीवाणु है। तो वो जानवर जो कि घास खाते हैं उसको हम लोग रूमिनेंट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पेट में एक भाग होता है जिसको हम लोग रूमेन कहते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा। और उस रूमेन में क्या पाया जाता है? तो बैक्टीरिया पाया जाता है। और वो कौन सा बैक्टीरिया? तो मिथेनोबैक्टीरियम है। और उसको अगर बात करें और एक नाम, तो मिथेनोजेन भी बोला जाता है। तो क्या आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल इसी तरीके से आपको पार्ट 2 भी एकदम बेहतर तरीके से समझाया जाएगा, क्वेश्चन का ट्रेंड भी पता चल गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि CUET का फॉर्म 2022 में यदि आप तैयारी कर रहे हैं,
बैचलर या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी। देखिए फार्मेसी का 2 सेक्टर मेनली लोग करते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर बैचलर इन फार्मेसी। फार्मा डी मैक्सिमम बच्चे नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए तो आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, लेकिन आपको किस चीज़ का भी फॉर्म फिलअप करना है, आपको ध्यान रहे CUET 2022। अब सर आपका सवाल होगा सर ये क्या है, कैसे इसमें फॉर्म भरें, क्या सिलेबस रहता है, तो कैसे एग्ज़ाम होगा। तो आपको एक मैं यूट्यूब चैनल का बात बताता हूँ। SB फार्मेसी नाम से यूट्यूब चैनल है, ठीक है। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैम का काम मुझे अच्छा लगा रियली में। मैम वहाँ पे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको दे रही है, वो लगातार आपको बता रही है कि CUET में क्या गलती नहीं करना है, क्या सिलेबस है, क्या आपको आएगा। तो देखिए सिलेबस तो मैं भी बता दूं कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़नी है और सिर्फ क्लास 12th का पढ़ना है, सिर्फ क्लास 12th का पढ़ना है। तो ये आपके लिए राहत वाली बात है, 1 से 1.5 महीने में भी तैयारी करी जा सकती है, ठीक है। तो इस चैनल पे मैं कुछ दिन में CUET की भी तैयारी स्टार्ट करूंगा। तो आपको फॉर्म फिल कर देना है, फॉर्म का डेट शायद एक्सटेंड हो चुका है। तो आपको CUET का नॉलेज कहाँ से लेना है, तो SB फार्मेसी नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मैम बहुत जेन्युइन वर्क कर रही हैं, लगातार इन्फॉर्म कर रही हैं, इससे गलती होने का कोई गुंजाइश नहीं है। अगर इसके बाद भी आप गलती करते हैं तो फिर भैया फिर परेशानी है, क्योंकि हम लोगों के टाइम में तो इतनी इन्फॉर्मेशन देने वाले भी नहीं थे, ठीक है। तो चलिए अगर आपको पता चली गया होगा कि किस तरीके से तैयारी करना है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के नोट्स चाहते हैं, क्या चाहते हैं, नोट्स, यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है। अगर चाहते हैं तो आपको उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको बेसिक सॉल्यूशन ऑफ डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल 300 प्राइस, बिल्कुल कम फी है, 300 प्राइस में एक बेसिक सॉल्यूशन है। यहाँ पे कोई वीडियोज़ अवेलेबल नहीं है, ये कम समय में तैयारी के लिए इस कोर्स को तैयार किया गया है। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो फटाफट आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ओके, और मॉडल पेपर्स भी हैं। तो चलिए मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में फटाफट, और आशा करते हैं कि आप लोग CUET का फॉर्म भरेंगे और SB फार्मेसी चैनल को आप विजिट कीजिए, बहुत हेल्प मिलेगा। और ज़रूर भरना है, ऐसा डरना नहीं है कि वहाँ पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, तैयारी मैं करवाऊँगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। चाहे बायोलॉजी किसी भी मतलब एंट्रेंस का हो, अगर 11th 12th बेस्ड है तो वो मैं पढ़ाऊँगा और आपको बायोलॉजी में अच्छा स्कोर मिलेगा। बस आप फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप लोग मतलब रिक्वेस्ट करते हो, बट मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री उतना अच्छा नहीं है। मैं झूठ का नॉलेज, मतलब ऐसा नहीं कि झूठ का पढ़ाना चाहता हूँ जो मैं नहीं जानता, मैं उतना नहीं जानता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री में जिससे कि मैं पढ़ा सकूँ, बस उतना ही जानता था जिससे मैं अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकूं, इसलिए मुझे उतना आइडिया नहीं है। लेकिन बायोलॉजी में थोड़ा विशेष आइडिया है, जिसके कारण मैं आपको पढ़ा पाता हूं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए खास अभी एजुकेटर हम लोग के पास उतने अच्छे एजुकेटर नहीं अवेलेबल हैं, तो आप उसके लिए दूसरे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। और भी कई चैनल हैं जो कि जेन्युइन कंटेंट डाल रहे हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा लेकिन अच्छे कंटेंट डाल रहे हैं, ठीक है। तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कहीं इधर उधर भटक लीजिए, लेकिन बायोलॉजी तो आपको यहीं पढ़ना है और यहीं से आपको सिलेक्शन भी लेना है। याद रखिए कि बायोलॉजी ही सिलेक्शन दिलाता है, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन आपके क्वेश्चन का क्या होता है, बायोलॉजी होता है। 50% आपके एग्जाम का क्या होता है, बायोलॉजी होता है। और बायोलॉजी अगर अच्छा स्कोर हो गया तो फिजिक्स केमिस्ट्री नॉर्मली भी होगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। फटाफट वीडियो को मैं कमेंट कर दीजिए कि कौन कौन बच्चे CUET का फॉर्म भरेंगे, तो उसके लिए भी तैयारी हम लोग कराना शुरू करेंगे। ओके बाय।